जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, और प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश संबंधी इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और अपवर्तन के नियम को भी हम लोगों ने पढ़ा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं। और दूसरा नियम स्नेल का नियम को पढ़ा हम लोगों ने, और ये भी पढ़ा कि स्नेल का जो नियम है उसको दो माध्यमों के लिए किस प्रकार से लगाते हैं। तो अब बच्चों हम लोग स्नेल के नियम में जो पढ़े थे अपवर्तनांक, अर्थात उसमें विरल से सघन में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए, अर्थात साइन आई बाय साइन आर का अनुपात एक निश्चित संख्या होती है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। तो माध्यम का अपवर्तनांक अब पढ़ेंगे कि होता क्या है दरअसल जिसे कहा जाता है। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से आप क्या समझते हैं उसको समझाएं। तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे, और अपवर्तनांक का जो प्रकाश के चाल से, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या संबंध होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि अपवर्तनांक का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में, और किस प्रकार से अपवर्तनांक निर्धारित होता है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो में सब कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग ये छोटा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। बच्चों अब तक आपको मालूम हो चुका है कि किसी भी एक माध्यम में प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में चलती है। प्रकाश अपनी मूल पथ तभी बदलती है, मूल पथ मतलब वास्तविक पथ को तभी वो बदल लेता है जब प्रकाश के सामने कोई दूसरा माध्यम आ जाता है। अर्थात प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तभी अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। ठीक ना? तो ये चीज़ तो हम लोग पढ़े हैं। तो अब सवाल होता है कि अपवर्तनांक कहेंगे किसको, माध्यम के अपवर्तनांक कैसे परिभाषित करेंगे। तो बच्चों ऐसा है कि बाद में पढ़ेंगे हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक। बहुत लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुसार से ही माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा दे देते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविकता क्या है इसमें। तो हवा या निर्वात से आने वाली, देखिए बच्चों ऐसा है कि हवा हो या निर्वात हो उसमें लगभग प्रकाश की चाल बराबर ही होती है, और मोटा मोटी हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हवा में बहुत नाम मात्र का ही अंतर आ पाता है प्रकाश की चाल में, इसलिए दोनों को लगभग ही मान लिया जाता है। तो हवा या निर्वात से आने वाली प्रकाश किरण को, ध्यान दीजिएगा, हवा या निर्वात से आने वाली प्रकाश किरण को किसी माध्यम द्वारा विचलित कर पाने की क्षमता ही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात हवा या निर्वात से आ रही है प्रकाश की किरण और किसी अन्य माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो उस माध्यम द्वारा यदि थोड़ा सा उस प्रकाश किरण को उसके मूल पथ से विचलित किया जाता है तो उसका अपवर्तनांक थोड़ा सा ही होगा। अधिक विचलित किया जाता है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों, मान लीजिए कि हवा से प्रकाश की किरण जल में जा रही है
तो हवा की अपेक्षा जल तो सघन है, ठीक ना, तो उसका अपवर्तनांक कहते हैं कि 1.33 होता है, आप लोग को भी याद है। लेकिन जल से ज़्यादा सघन माध्यम में जाएगी तो ज़्यादा अपवर्तनांक हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सघन माध्यम ज़्यादा उसको विचलित करेगा। जैसे मान लीजिए हवा से जा रही है कांच में, तो कांच अधिक विचलित करता है पानी की अपेक्षा, तो कांच का, साधारण कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 हो जाता है ना। इसी प्रकार हवा से यदि हीरा में प्रवेश कर जाए तो वो अधिक से अधिक प्रकाश की किरणों को विचलित कर पाता है, इसीलिए सबसे अधिक हीरा का अपवर्तनांक हो जाता है 2.42, है कि नहीं। तो ऐसा है बच्चों। और फिर ऐसा है कि एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंग वाली किरण के लिए भी अलग अलग हो जाती है। जैसे प्रिज्म में आपने तो पढ़ा होगा वर्ण विक्षेपण में 10वीं क्लास में कि श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग के किरण का, और सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग के किरण का, है ना। जबकि लाल रंग के किरण का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक है, लेकिन विचलन तो कम होगा। लाल रंग के किरण की चाल भी किसी माध्यम में सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग के किरण का तरंग दैर्घ्य कम होता है और चाल भी क्या होता है, किसी माध्यम में कम होती है। तो इतना सारा चीज़ है जिसको कि अपवर्तनांक से रिलेट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके लिखते जाते हैं और समझते भी जाते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा हम लोग देंगे माध्यम के अपवर्तनांक का, कि हवा या निर्वात से आने वाली प्रकाश की किरण, हवा या निर्वात से आने वाले प्रकाश के किरण को किसी माध्यम द्वारा उसके मूल पथ मतलब प्रारंभिक पथ, इसको वास्तविक पथ या कह सकते हैं प्रारंभिक पथ से विचलित कर पाने की क्षमता ही उस माध्यम का अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। बच्चों, अपवर्तनांक को म्यू या किसी किसी बुक में एन द्वारा सूचित किया जाता है। बाद में पढ़ेंगे बच्चों कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक या विमा नहीं होता है। ये बाद में पढ़ेंगे बच्चों कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक या विमा नहीं होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक या विमा नहीं होता है।
तो परिभाषा बच्चों इस प्रकार से लिख दिया गया है कि हवा या निर्वात से आने वाली प्रकाश की किरण को किसी माध्यम द्वारा उसके प्रारंभिक पथ से विचलित कर पाने की क्षमता ही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है। अब बच्चों आगे हम लोग लिखेंगे कि प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है जबकि सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है बच्चों और सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। लेकिन बच्चों हम लोग जानते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, परंतु विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है जबकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ऐसा पता है बच्चों कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। अतः हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। विरल माध्यम में अपवर्तनांक कम होता है और विरल माध्यम में चाल अधिक होती है, अर्थात अपवर्तनांक और चाल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अतः किसी माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात म्यू, इसको म्यू लिख सकते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल C के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं बच्चों कि म्यू व्युत्क्रमानुपाती C, इसको रिलेशन एक मान लेते हैं। ठीक ना। तो इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है बच्चों। ऑब्जेक्टिव आता है कि एक प्रकाश की किरण हवा से जल में प्रवेश कर रही है या हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, तो उसका चाल क्या होगा। तो बच्चों जल या कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा, इसीलिए चाल क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी ना। सघन माध्यम में इसीलिए चाल क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन होगा बच्चों। ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक, रिलेशन। लेकिन हम इस रिलेशन के अनुसार किसी माध्यम की चाल को भी तय कर सकते हैं। अपवर्तनांक के अनुसार चाल तय होती है, इसीलिए इसकी एक और परिभाषा लिखी जा सकती है बच्चों
उसकी परिभाषा इस प्रकार से भी लिखी जा सकती है कि अतः किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण उस माध्यम में प्रकाश की चाल तय होती है, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो बच्चों आपने देखा कि अपवर्तनांक का दो तरीका से परिभाषा दे सकते हैं। हवा या निर्वात से आने वाली प्रकाश की किरण को किसी माध्यम द्वारा मूल पथ से विचलित कर पाने की क्षमता माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। या ये भी दे सकते हैं किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण उस माध्यम में प्रकाश की चाल तय होती है। मतलब माध्यम के गुण के कारण ही प्रकाश की चाल तय होती है और माध्यम के उसी गुण को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक ना। तो ये होगी बच्चों। इसके अलावा आइए और भी चीज़ देखते हैं इसमें। हम लोग रिलेशन पढ़े हैं बच्चों कि चूंकि C बराबर न्यू लैम्डा ये पढ़े थे। इसमें कौन चीज़ क्या क्या है, C जो है माध्यम में प्रकाश की चाल है, लैम्डा जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है माध्यम में, और न्यू जो है प्रकाश तरंग की आवृत्ति। और देखिए रिलेशन होता है C बराबर न्यू लैम्डा, इसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास में। अब यहाँ पर देखिए कि जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल भी बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य भी चेंज करेगा, लेकिन एक ही चीज़ जो है आवृत्ति वो कभी भी चेंज नहीं करता है। तो इसको यहाँ पर नोट में हम लिख देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति अर्थात न्यू अपरिवर्तित मतलब कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों इस रिलेशन में जब न्यू कांस्टेंट हो गया इसलिए C समानुपाती हो जाएगा लैम्डा। ऐसा है बच्चों। देखिए यहाँ पर ये जब कांस्टेंट हो गया आवृत्ति तो C प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के क्या हो गया, समानुपाती हो गया बच्चों। अब इस दोनों रिलेशन को आपस में मिलाएं।
तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 से माध्यम का अपवर्तनांक जो म्यू है वो देखिए व्युत्क्रमानुपाती c है और c समानुपाती लैम्डा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख पाएंगे बच्चों, है ना। c के सामने लैम्डा, c के सामने लैम्डा, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो बच्चों इस रिलेशन से यह स्पष्ट है कि प्रकाश की चाल अधिक हो तो अपवर्तनांक कम होगा। अर्थात जैसे श्वेत प्रकाश में 7 रंगों वाली किरणें होती है, तो लाल रंग के प्रकाश का जो चाल है बच्चों वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग का विचलन कम होता है, अर्थात अपवर्तनांक कम होती है। उसी प्रकार लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, 7500 एंगस्ट्रम लगभग, तो इसीलिए जो है लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। लाल रंग की किरण किसी भी पारदर्शी माध्यम में कम विचलित होती है। लेकिन उल्टा सोचिए, बैंगनी रंग का जो चाल है वो सबसे कम होगी और तरंगदैर्घ्य भी काफ़ी कम होता है, 4000 एंगस्ट्रम के लगभग, इसीलिए बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा कि बैंगनी रंग के किरण का विचलन किसी भी पारदर्शी माध्यम में अधिक होगा और लाल रंग के किरण का विचलन कम होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि माध्यम एक ही हो लेकिन अलग अलग रंग वाली किरण के लिए विचलन अलग अलग होगा। तो इसका मतलब है कि विचलन यदि अलग अलग होगा, सब रंग के लिए विचलन अलग अलग होगा एक ही माध्यम के द्वारा, तो एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंग वाली किरण के लिए अलग अलग होगा, एकदम होगी। तो उसको भी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि अतः एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों वाली किरणों के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट है कि किसी पारदर्शी माध्यम के लिए लाल रंग के किरण किसी पारदर्शी माध्यम में, ऐसा लिखिए, लाल रंग के किरण के लिए अपवर्तनांक कम होती है जबकि बैंगनी रंग के किरण के लिए अपवर्तनांक सभी किरणों से अधिक होती है। तो ऐसा है बच्चों कि लाल रंग के किरण के लिए अपवर्तनांक क्या होगा, कम, अब बैंगनी रंग के किरण के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक। क्यों होगा तो आप समझ गए, अभी बताया कि लाल रंग के किरण की चाल क्या है, सबसे अधिक है, इसीलिए
अपवर्तनांक कम होगा। ये सारा समीकरण 3 से ही स्पष्ट है, ठीक ना। तो इसको समझ पाए तब सवाल होता है बच्चों कि किताबों में तो लिखी रहती है कि हवा का अपवर्तनांक 1.00029 या 1.0003, जल का अपवर्तनांक 1.33 या कहीं कहीं 1.34 लिखा रहता है। साधारण कांच का अपवर्तनांक 1.50, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.47, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, किरासन तेल का अपवर्तनांक 1.34, मानिक के पत्थर का अपवर्तनांक 1.71, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.61। तो सवाल है कि ये कौन से रंग के किरण के लिए सब अपवर्तनांक है ना। अभी कहा कि अलग अलग रंग के किरण के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है, तो सवाल है कि वो कौन सा अपवर्तनांक है। तो वो बच्चों श्वेत प्रकाश का जो मध्यमान किरण है, मध्यमान किरण अर्थात पीले रंग का जो किरण है, उसके लिए अपवर्तनांक वो तय होता है, ठीक ना। क्योंकि श्वेत प्रकाश का अपवर्तनांक कहने का मतलब है कि श्वेत प्रकाश में जो बैनी या पिनाला अर्थात भीव जीओर, ये 7 रंगों वाली किरण है। ये 7 रंगों वाली किरणों के तरंगदैर्ध्यों का जो औसत मान होता है बच्चों, वो पीले रंग के किरण का तरंगदैर्ध्य के बराबर होता है, अर्थात 5893 एंगस्ट्रम होता है पीले रंग के किरण का तरंगदैर्ध्य। तो इसीलिए उस औसत जो तरंगदैर्ध्य है उसी के द्वारा तय होती है किसी माध्यम का अपवर्तनांक। किसी माध्यम के अपवर्तनांक को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं बच्चों, जो हमने कहा कि अगले वीडियो में उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो उसको एक नोट में लिख देते हैं बच्चों कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहने का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक। पीले रंग के माने मध्यमान किरण द्वारा तय किया जाता है। पीले रंग के किरण के द्वारा अर्थात मध्यमान किरण के द्वारा ही तय होता है बच्चों, ठीक। तो आशा है बच्चों कि इस अपवर्तनांक को आपने समझा होगा। फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन था किसी माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, समझाएं। तो हमने कहा कि 2 तरीका से परिभाषा दे सकते हैं कि हवा या निर्वात से आने वाली प्रकाश की किरण को किसी अन्य माध्यम द्वारा उसके मूल पथ से विचलित कर पाने की क्षमता ही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाएगा। जो माध्यम जितना ज़्यादा विचलित कर पाएगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होगा बच्चों, ठीक है। और अपवर्तनांक को म्यू या एन द्वारा सूचित करेंगे। म्यू से भी कर सकते हैं, एन से भी कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं बच्चों कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, सघन माध्यम का अधिक होता है। अपवर्तनांक का मान अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। जब निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ाएंगे तो बहुत सारा उदाहरण आपको बताएंगे कि कितना कितना होता है। अभी हमने बताया भी कि हवा का, जल का, कांच का, हीरा का, अन्य चीज़ों का अपवर्तनांक कितना होता है, वो सब आपको बताया हमने, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा था कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है,
सघन माध्यम का अधिक होता है। लेकिन विरल माध्यम में चाल क्या होता है, कम होता है। और विरल माध्यम में चाल क्या होता है, अधिक होता है प्रकाश का, और सघन माध्यम में चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखना है कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, कम होता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि विरल माध्यम में चाल अधिक होती है, तो इसका मतलब अपवर्तनांक और चाल क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये रिलेशन लिखा यहाँ पर, ठीक। दूसरा है यहाँ पर बच्चों कि हम लोग जानते हैं कि C बराबर न्यू लेमडा होता है ना, C बराबर न्यू लेमडा। इससे न्यू जो है कांस्टेंट होती है, मतलब एक माध्यम से प्रकाश जब दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति क्या होता है, वो नियत रहता है। इसलिए C और लेमडा एक दूसरे के समानुपाती होगा। कहने का मतलब चाल बदलेगी तो तरंग दैर्घ्य भी बदलेगा। तो ये दूसरा रिलेशन हुआ। इसी दोनों रिलेशन से ये तीसरा रिलेशन बनाया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि अपवर्तनांक और चाल में संबंध होती है, अर्थात अपवर्तनांक और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए यहाँ पर परिभाषा को इस प्रकार से भी अपवर्तनांक के परिभाषा को लिखा जा सकता है कि किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण माध्यम में प्रकाश की चाल तय होती है, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक ना। अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग, उसी प्रकार चाल भी क्या होगा, उसमें उस माध्यम में अलग अलग। यहाँ से आपको मालूम हो चुका है कि चाल कम रहने पर अपवर्तनांक अधिक होगा। चाल जिसका कम होगा, जौन प्रकाश मतलब जिस प्रकाश का चाल क्या होगा, कम होगा, वो ज़्यादा जो है अपवर्तित होगी, अर्थात विचलित होगी। इसी प्रकार से जिस प्रकाश किरण का तरंग दैर्घ्य जो होगा वो कम होगा, उसका भी विचलन अधिक होगा। बैंगनी रंग उदाहरण है कि सबसे कम होता है तरंग दैर्घ्य तो सबसे ज़्यादा विचलन, लाल रंग का सबसे अधिक होता है तरंग दैर्घ्य तो सबसे कम विचलन होता है ना, ऐसा होता है। प्रिज्म में आपने देखा होगा, ठीक है। तब यहाँ पर लिखा है कि अलग अलग रंग के किरण के लिए एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग हो जाता है, माने एक के माध्यम से अलग अलग रंग के किरण का विचलन अलग अलग होता है। तो सवाल है अपवर्तनांक कौन से किरण से तय होता है, तो अपवर्तनांक जो है पीले रंग के किरण के द्वारा तय होता है। किससे तय होता है, पीले रंग के किरण द्वारा तय होता है, ठीक ना। इसको समझने के लिए बच्चों प्रिज्म वाला थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो समझ में ज़्यादा आ जाएगी। प्रिज्म वाला देखिए, ये श्वेत प्रकाश की किरण है बच्चों, है ना, श्वेत प्रकाश। तो प्रिज्म नहीं रहता तब तो सीधे चली जाती। ये मूल पथ हो गया। ये कौन सा पथ हो गया बच्चों, ये हो गया मूल पथ अर्थात प्रारंभिक पथ। अब यहां से देखिए ये बढ़ता है, देखिए ये सब अंदर ही अंदर क्या होता है, विचलन हो रहा है। देखिए अलग अलग रंगों के लिए ये हो गया भीव जियोर। तो ऊपर वाला कौन किरण हो गया बच्चों, लाल, और नीचे वाला कौन सा हो गया, बैगनी, है ना। और ये वाला हो गया पीला बीच में, ये मध्यमान किरण हुआ बच्चों। तो देख रहे हैं ना कि लाल रंग ये मूल पथ से कम विचलन हुआ है लाल रंग का। अब बैगनी रंग का विचलन क्या देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि माध्यम तो एक के है, अपवर्तनांक जिसका यदि म्यू लिख दें तो एक ही माध्यम के लिए लाल रंग कम विचलित हुआ है तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होगा और बैगनी रंग का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो श्वेत प्रकाश में किस रंग के किरण के लिए अपवर्तनांक तय होता है, तो पीला रंग के लिए का है। तो देखिए बच्चों यहाँ जो है 4000 एंगस्ट्रम से लेके 7500 एंगस्ट्रम तक तरंग दैर्घ्य वाली ये किरणें हैं।
और सभी के सातों रंग के किरणों के तरंगदैर्घ्य को यदि जोड़ के भाग दे दें हम लोग 7 से, तो इसका 5893 एंगस्ट्रम निकलेगा पीला रंग का। और इसी से पीले रंग के किरण से ही क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक तय होता है। तो आशा है बच्चों इसको आपने भली भांति समझ लिया होगा। अगले क्लास में हम लोग अपवर्तनांक के प्रकार को पढ़ेंगे और किस प्रकार से अपवर्तनांक को 2 माध्यम के लिए लिखा जाएगा उसको भी हम लोग समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।